नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहीं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। चौबीस का शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी ने मन की बात खत्म कर चुनाव की बात करना शुरू कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को सौगात देते हुए मोदी गारंटी का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने घोटाले को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बेशक अभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। ताबड़तोड़ दौरे में जुटे मोदी अभी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां द्वारका में उन्होंने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यहां से उन्होंने मोदी गारंटी का जिक्र किया, जो हाल ही में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई थी। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। चुनाव का बिगुल फूंकने से पहले पीएम मोदी ने द्वारकाधीश में पूजा अर्चना की और पौराणिक द्वारका नगरी के दर्शन कर सनातन आस्था पर दिल की बात कही। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 100 दिन तक तन मन धन से चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील करने के बाद पीएम खुद बिना रुके, बिना थके चुनाव अभियान में जुटे हैं। 23 फरवरी को यूपी के वाराणसी में चुनावी तैयारियों को धार देने के बाद वो अगले ही दिन यानी 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे। तो आज गुजरात के द्वारका से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इसके बाद मोदी 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय जाएंगे, तो 3 मार्च से वो पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर होंगे। पूरी तरह इलेक्शन मोड में आ चुके मोदी ने मन की बात पर ब्रेक का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता की वजह से अब 3 महीने बाद ही मन की बात का प्रसारण हो पाएगा। राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा। द्वारिकाधीश की 111 के शुभ अंक का जिक्र और 3 महीने बाद मन की बात की फिर से शुरुआत का जिक्र कर मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी अपने अगले टर्म की शुरुआत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। हाल ही में हुए कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने मंत्रियों से 100 दिनों का एक्शन प्लान मांगा। साथ ही अगले 5 साल का रोड मैप भी देने के निर्देश दिए। सभी मंत्रियों के एक्शन प्लान और रोड मैप कैबिनेट सचिवालय भेजने को कहा गया है। मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जिसमें अकेले 370 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी है। लक्ष्य बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी है। बीजेपी को भरोसा है कि वो ब्रांड मोदी के सहारे 370 के टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहेगी।
लिहाजा अभी से प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को 100 दिन में घर घर पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही साथ हर बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल कमेटी को मजबूत किया जा रहा है। हाल ही में पार्टी ने दलित वोट बैंक साधने के लिए 1 लाख दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया। इस बार उससे अधिक 400 पार देगा। देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में अपने दिलों में बैठा लिया है। वोट जनता के पास है। एक तरफ बीजेपी चुनावी मोड में है तो विपक्ष भी कमर कसकर तैयार है। यूपी में गठबंधन का ऐलान होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हुए। एक मंच से दोनों ने हाथ मिलाकर एकजुटता का ऐलान किया और लोगों से बीजेपी को हराने की अपील की। इस धक्का के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। मैं आपसे पूछता हूँ, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत तो सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद यूपी, बिहार और दिल्ली की 127 सीटों पर मुकाबला रोचक हो गया है। यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें चुनाव और नतीजों से पहले ही तय हो गया है कि अमेरिका में आएगा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त ही। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव अभी प्राइमरी दौर पर चल रहे हैं, लेकिन लगातार 4 राज्यों में जीत के बाद रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी की रेस में डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे हो गए हैं और ऐसे में उनका मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी की रेस में काफी आगे चल रहे जो बाइडेन से होना तय है। और ये दोनों ही नेता चाहे एक दूसरे से कितने भी अलग हों, लेकिन दोनों में एक बात एक जैसी है, दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे मित्र हैं। I promise you, I will not let Donald Trump and the MAGA Republicans. If crooked Joe Biden and his thugs win in 2024, the worst is yet to come. Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. He's a friend of mine. He's a great gentleman, and I look forward to going to India. अमेरिका में दुश्मन नंबर 1 राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त नंबर 1 हैं। चाहे ट्रंप का शासनकाल हो या फिर जो बाइडेन का, अमेरिका की भारत के साथ दोस्ती मजबूत से मजबूत होती जा रही है। इधर अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चुनाव आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका में एक बार फिर से मोदी के 2 दोस्तों के बीच राष्ट्रपति पद के लिए टक्कर लगभग तय हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में राष्ट्रपति जो बाइडेन के आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने प्रतिद्वंदियों पर बड़ी बढ़त बना चुके हैं। फिलहाल बड़े राज्य दक्षिण कैरोलिना में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की रेस में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज करके अपनी उम्मीदवारी लगभग पक्की कर ली है। ट्रंप ने दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली को हरा दिया है। ट्रंप ने लगातार चौथे राज्य में बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनना लगभग तय हो चुका है। ट्रंप के सामने निकी हेली सबसे बड़ी चुनौती है और अभी तक ट्रंप को 92 और हेली को सिर्फ 17 डेलीगेट्स का समर्थन मिल पाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप सुपर ट्यूसडे में मुकाबला करने जाएंगे। Thank you very much. Wow. That is really something. This was a little sooner than we anticipated. It was an even bigger win than we anticipated. And I was just informed that we got double the number of votes that has ever been received in the great state of South Carolina. वहीं निकी हेली जो 2011 से 2017 तक साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत के लिए बधाई दी है, लेकिन हार नहीं मानते हुए अपना अभियान जारी रखने का ऐलान किया है। I said earlier this week that no matter what happens in South Carolina, I would continue to run for president.
I'm a woman of my word. इस बीच अमेरिका की जनता के साथ साथ शायद रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 81 साल के जो बाइडेन और 77 साल के डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने तय हो चुके हैं। यही वजह है जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने भाषणों में एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। किसी दूसरे प्रत्याशी की दोनों नेता बात ही नहीं कर रहे। बाइडेन कैपिटल हिल की हिंसा को आज तक अमेरिकी लोगों को याद दिलाते रहते हैं। Donald Trump's campaign is about him, not America, not you. Donald Trump's campaign is obsessed with the past, not the future. He's willing to sacrifice our democracy, put himself in power. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है, अगर जो बाइडेन दोबारा सत्ता में आए तो अमेरिका को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे को अमेरिका में हवा दी है, जिस पर उनको बड़ा समर्थन भी मिल रहा है। With 4 more years of Biden, the hordes of illegal aliens stampeding across our borders will exceed 40 to 50 million people. Medicare, Social Security, healthcare, and public education will buckle and collapse. It will collapse. चलिए अब आप ये समझिए क्यों कहा जा रहा है बाइडेन आए या ट्रंप, अमेरिका को भारत का साथ जरूर चाहिए। दरअसल भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ बड़ा बाजार भी है और 2023 में भारत और अमेरिका के बीच $200 बिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ है। वहीं भारत चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा सहयोगी देश है। भारत और अमेरिका बड़े रणनीतिक साझेदार भी हैं और क्वाड में भी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी हैं। बाइडेन आते हैं तब भी भारत के अमेरिका से रिश्ते अच्छे हैं, अच्छे चलेंगे, परंतु ट्रंप के आने से शायद भारत की गति, भारत अमेरिका के रिश्तों की गति और भारत की अपनी ग्रोथ की गति अमेरिका के मदद से और ज्यादा तेज हो जाएगी निस्बत की अगर बाइडेन आता है तो फिलहाल सुपर पावर अमेरिका के चुनावों पर दुनिया भर की निगाहें हैं। ये चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अमेरिका की नई सरकार को लेकर चिंता इसलिए भी नहीं है क्योंकि अमेरिका में चुनाव कोई भी जीते आएगा तो मोदी का दोस्त ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं और पाकिस्तान में अमेरिका का डर चल रहा है। पाकिस्तान में ईरान गैस पाइपलाइन के लिए काम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा बढ़ गया है। इस पाइपलाइन की वजह से पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच ऐसे फंस चुका है कि उसका कंगाल होना तय है। तवानाई कमेटी इजलास में ईरान की सरहद तक गैस लाइन बिछाने की मंजूरी। पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। ईरान ने 3 नोटिस पाकिस्तान को भिजवाए हैं, लेकिन अब जरा मामले को पाकिस्तान मुसालहत की तरफ लेकर जा रहा है कि आप हम पे इतना जुर्माना ना आयद करें कि हम दे ही ना पाए, हम पहले लोन की तरफ जा रहे हैं। जो नई गवर्नमेंट आएगी और इतने गले पानी चढ़े होएगा, गैस चढ़ी होएगी कि उनको बनाओ, और अगर कोई गड़बड़ हुई, इन्होंने बनानी शुरू की तो अमेरिका ने हाँ ना ऐसे किया तो IMF भाग जाएगी। कंगाल पाकिस्तान के एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। एक तरफ ईरान की पाइपलाइन से आने वाली गैस है तो दूसरी तरफ IMF से मिलने वाले कर्ज पर रोक है। एक तरफ ईरान के इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटने की धमकी है, दूसरी तरफ अमेरिका से प्रतिबंध का खतरा है। इस बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा आत्मघाती फैसला कर लिया है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। काबीना तवानाई कमेटी ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन 1 साल में बिछाई जाएगी। यानी पाकिस्तान भारत की देखा देखी अमेरिका को चैलेंज देते हुए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के काम को आगे बढ़ाने जा रहा है, ताकि उसे ईरान को $18 बिलियन का जुर्माना न देना पड़े। लेकिन पाकिस्तान का ये रुख उसे पूरी तरह कंगाल बना सकता है। चलिए अब आप समझिए ये पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान और ईरान के बीच 2009 में गैस पाइपलाइन का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को ईरान से सस्ती गैस मिलनी थी। 2013 से गैस पाइपलाइन का काम भी शुरू हो गया। ईरान ने तो अपने हिस्से का काम खत्म कर लिया, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के डर से पाकिस्तान ने अपनी तरफ का काम रोक दिया। 1 दशक तक काम रुका रहा तो ईरान ने पाकिस्तान को $18 बिलियन जुर्माने की धमकी दी। तो दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिबंध का खतरा भी बना हुआ है।
इस पाइपलाइन से ग्वादर को गैस मिलनी है जो चीन के लिए फायदेमंद है, इसीलिए पाकिस्तान पर चीन का भी दबाव है। दूसरी ओर पाकिस्तान को ईरान से जुर्माना वसूली का खतरा भी है, लेकिन अब पाकिस्तान के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका को बहकाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान गालिबन अब ये कोशिश करेगा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया जाएगा और जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी पाकिस्तान की वो कुछ इस किस्म की हो सकती है कि हम सिर्फ ईरान का जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें जो गैस का फ्लो होगा वो सेंट्रल एशियन किसी स्टेट से होगा। तो ईरान की गैस हम नहीं खरीदेंगे, हम गैस खरीदने जा रहे हैं सेंट्रल एशिया की, नेटवर्क इनका होगा। इस आर्गुमेंट के ऊपर शायद अब हम बात कर लें, लेकिन वो जाहिर है कि अमेरिका को इतना मासूम तो नहीं है ना। साफ है ईरान से कारोबार करने की सोच रहे पाकिस्तान को यह काफी महंगा पड़ सकता है। सबसे बड़ा खतरा तो पाकिस्तान की लाइफलाइन यानी IMF की कर्ज वाली लाइन पर है, जिसे अमेरिका जब चाहे बंद करवा सकता है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बुरा उस वक्त लगता है जब अमेरिका जैसे देश भारत को रियायत देते हैं, लेकिन पाकिस्तान जब ईरान से या रूस से व्यापार करने की कोशिश करता है तो उसे अमेरिका की डांट पड़ जाती है। वैसे ईरान से गैस पाइपलाइन तो पाकिस्तान को बड़ी तादाद में खैरात देने वाले अरब देशों को भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आज तक इस मंसूबे पर काम नहीं किया था तो अमेरिका की रिजर्वेशंस थी, फिर जो हमारे कुछ अरब ममालिक वो भी नहीं चाहते थे। मेरी कुछ जो पाकिस्तान के सिफारती ज़राए उनसे बात हुई है तो वो कहते हैं कि शायद इस तरह की इतना अमेरिका आसानी से हमें कोई वेवर नहीं देगा, दो के बाकी मुल्कों को कुछ को उन्होंने इंडिया को वो वेवर देते रहे जब वो ऑयल इंपोर्ट करते थे। और पाकिस्तान के लिए IMF की खैरात का रास्ता बंद होना इसलिए भी आसान है क्योंकि खुद पाकिस्तान के अंदर से इस बात की मांग उठ रही है कि उनके मुल्क को कर्ज ना दिया जाए। और पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम में जाना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर तो अब नहीं है लेकिन बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी ने IMF को खत लिख दिया और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, इससे पहले क्या कराएं, वोट ऑडिट करवाएं। अगर पाकिस्तान वोट ऑडिट करवाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, अगर पाकिस्तान को पैसे ही ना दिए जाएं। वैसे एक वक्त में भारत को भी इस पाइपलाइन का हिस्सा बनाया जा रहा था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से दुश्मनी और पाकिस्तान के खस्ता हाल को देखते हुए इस पाइपलाइन की योजना से पहले ही तौबा कर लिया था। इंडिया ने ये कहा था कि ये पाइपलाइन जो है पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया से जाएगी और बड़ी इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी है वहाँ, एक इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते कि डिपेंडेंट हो जाएं इसके ऊपर। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे तल्लुकात कभी ठीक ही नहीं होते, फ्लक्चुएट वो ऊपर नीचे चलते हैं। और कल को अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान ने अपनी जगह पे रोक ली हमें गैस से तो हम तो पूरे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो इसलिए हम तो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते। फिलहाल भारत का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच अटक चुका है। वो पाइपलाइन बनाएगा तो भी उसकी कंगाली बढ़ेगी, नहीं बनाएगा तो भी उसकी कंगाली में इजाफा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।